सोनिया और पवन जुड़वा भाई बहन हैं। वह कुछ दिन पहले अपने मामा जी के यहाँ गए थे। कई दिन तक खूब मजे करने के बाद आज वह घर वापस आ गए। उन्हें वापस छोड़ने उनके मामा जी का बेटा पुनीत साथ आया है। पुनीत दोनों से काफी बड़ा है और कॉलेज में पढ़ता है। मस्ती करके दोनों वापस आ तो गए, पर अचानक उन्हें याद आया कि कल कक्षा में मासिक परीक्षा है। अरे सोनिया, मैं कल की परीक्षा के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हूँ। मुझे कल की परीक्षा में आने वाले अध्याय समझाओ ना। पवन, मैंने भी इसके बारे में अच्छे से तैयारी नहीं की है। पुनीत भैया से पूछे। दोनों पुनीत के पास जाते हैं। पुनीत भैया, कल हमारी परीक्षा है और गति एवं दूरियों का मापन अध्याय से सवाल पूछे जाएंगे। आप हमें इसके बारे में बताइए ना। तुम समझाओ सोनिया, कहीं जरूरत होगी तो मैं तुम्हारी सहायता कर दूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। पवन, हम पहले दूरियों का मापन समझते हैं। अच्छा, ये बताओ कि हमारे घर से हमारे स्कूल की दूरी कितनी है? ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये जरूर पता है कि हमें स्कूल पैदल जाने में 20 मिनट लगते हैं। हाँ, अगर हम दौड़ते हुए जाएं तो और भी जल्दी पहुँच जाएंगे। साइकिल से तो और भी कम समय लगेगा। अब ये बताओ कि हम इस दूरी को और किस प्रकार माप सकते हैं? नहीं समझ में आ रहा। अरे पवन, थोड़ा दिमाग तो लगाओ। पवन कुछ देर आंगन में इधर उधर चलता है। अच्छा, आंगन के इस कोने से उस कोने तक जाने में मुझे 20 कदम लगे और 1 सेकंड में मैंने लगभग 2 कदम चले। इस हिसाब से मुझे स्कूल पहुंचने में तकरीबन 23 या 2400 कदम लगते होंगे। शाबाश पवन, क्या तुम जानते हो कि पुराने जमाने में लोग ऐसे ही दूरियों को मापते थे। अलग अलग जगहों पर भी शुरू में लोगों ने शरीर के विभिन्न अंगों की सहायता से दूरियों को मापना शुरू किया। जैसे भारत में प्राचीन काल से अंगुल यानी अंगूठे से तितली उंगली तक की दूरी का प्रयोग किया जाता रहा है। मिस्र में लोग कुहनी से उंगलियों के छोर तक की लंबाई का उपयोग दूरी मापन के लिए करते थे। लेकिन पवन, इन सभी तरीकों में एक कमी है। सोचो क्या? शायद ये कि सभी लोगों के शरीर के अंगों की लंबाई अलग अलग होती है। जैसे पुनीत भैया, आपके कदम मुझसे बड़े हैं। बहुत ठीक कहा। और पवन, जब कुछ सालों में तुम्हारा कद और बढ़ जाएगा तो तुम्हारे शरीर के अंग भी बड़े हो जाएंगे और तुम्हारे कदम भी। हाँ, इसलिए हमें दूरी के मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है, जैसे मीटर, फुट, गज आदि। हमें इन मात्रकों की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है। देखो, जैसे हमारे घर और खेतों की जमीन मापी हुई है, घर की दीवारें, पलंग, पूरा मकान, सड़कों की या किसी भी वस्तु की लंबाई चौड़ाई आदि बिल्कुल सटीक तरीके से मापने के लिए हमें ऐसे मानक मात्रकों की आवश्यकता होती है जो पूरे विश्व में समान हो। ये अच्छा भी है सोनिया। जब हम पहलवानी या बॉक्सिंग जैसे खेलों में भाग लेते हैं तो उसमें हमारे वजन के साथ साथ हमारा कद भी मापा जाता है और हम ज्यामिति में भी वस्तुओं की लंबाई, चौड़ाई आदि के बारे में प्रश्न हल करते हैं, वो भी माप के अनुसार करते हैं। लेकिन भैया, मुझे एक बात समझ नहीं आई, ये मापन के मानक मात्रकों का आविष्कार किसने और कैसे किया होगा? मैं तो केवल इतना जानती हूँ कि मीटर पद्धति फ्रांस में सबसे पहले इस्तेमाल हुई थी और अब इसे अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली माना जाता है। अच्छा, तुम दोनों 2 समान लंबाई की छड़ियां लाओ। दोनों वैसे ही करते जाते हैं जैसा पुनीत कहता है। ऐसे ही एक विद्वान ने एक छड़ी लेकर उसको मीटर का नाम दिया और सबको उसके बराबर की छड़ियों से लंबाई मापन करने को कहा। अगर बहुत लंबी दूरी मापनी हो तो 1000 छड़ियों के बराबर की दूरी को किलोमीटर कहा गया। अंग्रेजी में किलो का मतलब है 1000। और छोटी दूरी मापनी हो तो? उसके लिए तुम अगर मीटर वाली छड़ी पर 10 बराबर हिस्सों का निशान लगाओ और फिर 10वें हिस्से में फिर से 10 बराबर निशान लगाओगे
तो वो सेंटीमीटर को दर्शाएगा, जिसे हम छोटी दूरियों या चीजों के मापने के लिए इस्तेमाल करते हैं। चलो अब तुम मुझे बताओ कि अगर एक साइकिल के टायर का परिमाप मापना हो तो तुम क्या करोगे? उसके लिए मैं लट्टू की डोरी पर छड़ी वाले निशान लगा लूंगा। शाबाश पवन, तुम कल जरूर परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करोगे। पिछले भाग में पवन, सोनिया एवं पुनीत भैया ने दूरियों के मापन पर चर्चा की थी। इस भाग में तीनों गति के मापन पर चर्चा जारी रखेंगे। पवन, अब तुम्हें गति के प्रकार एवं गति के मापन के बारे में जानना चाहिए। अच्छा बताओ, तुम्हें वाहनों के विकास के बारे में क्या जानकारी है? मुझे मालूम है कि हजारों सालों पहले जब पहिए का आविष्कार हुआ तो इससे इंसानों के जीवन में बहुत परिवर्तन आए। पहिए के अलावा नाव के आविष्कार ने भी बहुत प्रभाव डाला। नाव के कारण पानी के आसपास बसी दुनिया की खोज करना आसान हो गया। पता है, हवाई जहाज से पहले लोग समुद्र में जहाजों से लंबी यात्रा किया करते थे। नाव की सवारी मुझे बहुत पसंद है। कितने आराम से चलती है। पानी में सड़क जैसा घर्षण नहीं होता है ना? हाँ, लेकिन घर्षण आवश्यक भी होता है, नहीं तो हम चल भी नहीं पाएंगे और आम सतह पर भी फिसलने लगेंगे। जैसे कि फर्श पर तेल या साबुन गिरा हो तब फिसलते हैं। हाँ, इसीलिए घर्षण संतुलन में होना चाहिए। बहुत ज्यादा या बहुत कम होगा तो भी चलना मुश्किल होगा। नाव और पहियों के आविष्कार के बाद धीरे धीरे वाहनों का विकास होता गया और अब तो हवाई जहाज तक बन चुके हैं। लेकिन मुझे समझ नहीं आया, इसका हमारे अध्याय से क्या संबंध है? संबंध है? अच्छा सोनिया, तुम कैसे बताओगी कि कोई वस्तु गति में है? नहीं पता। अच्छा, उस कुत्ते को देखो। पहले वो उस दीवार के पास था, अब उस गाड़ी के पास है। हाँ, तो जब किसी वस्तु या जीव का स्थान समय के साथ बदलता है तो इसका अर्थ हुआ कि वह वस्तु या जीव गतिशील है। पर पुनीत भैया, हम इसे मापेंगे कैसे? अगर हम समय की एक मानक इकाई जैसे 1 मिनट लें तो स्थानों की दूरी में 1 मिनट में जितना ज्यादा परिवर्तन होगा उसकी गति भी उतनी ही ज्यादा होगी। जैसे एक कार 1 मिनट में एक साइकिल से ज्यादा दूरी तय कर सकती है। इसका अर्थ हुआ कि कार साइकिल से ज्यादा तेज गति से चल सकती है। भैया, क्या गति का भी मापन मात्रक होता है? हाँ, अगर कोई कार 1 घंटे में 50 किलोमीटर चलती है तो उसकी गति हुई 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ मानक माप है किलोमीटर प्रति घंटा। अरे वाह, समझ गया। पवन, मैंने पढ़ा है कि गति भी कई प्रकार की होती है, जैसे वर्तुल गति, आवर्ती गति आदि। कोई उदाहरण देकर समझाओ। वर्तुल गति का उदाहरण लेते हैं। इसका उदाहरण है एक घूमता हुआ लट्टू। एक ही जगह लट्टू घूर्णन करता रह सकता है, तब वह अपना स्थान नहीं बदलता, लेकिन गति में होता है। लेकिन भैया, अगर लट्टू स्थान नहीं बदलता तो वह गति में कैसे हुआ? पवन, पूरा लट्टू अपनी जगह नहीं बदलता, किंतु अगर तुम लट्टू पर मार्कर से एक निशान लगा दो तो तुम देखोगे कि वो निशान अपना स्थान बदलता है और बार बार घूमकर अपनी जगह वापस आ जाता है। घड़ी की सुइयां, पंखा आदि भी इनके उदाहरण हैं। और सोचकर देखो, हमारी धरती भी तो वर्तुल गति में है। इसी वजह से दिन और रात होते हैं। भैया, मुझे ये तो समझ आ गया, लेकिन अब मुझे एक और सवाल सूझ रहा है। वो ये कि धरती तो सूरज के चारों ओर भी चक्कर लगाती है और लट्टू भी घूमता घूमता इधर उधर जा सकता है। तो क्या इसका अर्थ ये हुआ कि कोई वस्तु एक समय पर एक से ज्यादा प्रकार की गति में हो सकती है? अरे वाह पवन, और हाँ, तुमने सही समझा। एक वस्तु एक से अधिक प्रकार की गति में हो सकती है। जैसे कार का टायर आगे भी बढ़ता है और घूमता भी है,
तुम लोग खुद भी घूमते हुए इधर उधर बढ़ सकते हो। पवन, जैसे सीधी गति को मीटर या किलोमीटर प्रति मिनट या प्रति घंटा आदि में मापा जाता है, वर्तुल गति को चक्कर प्रति मिनट में मापा जा सकता है। वर्तुल गति के अलावा गति का एक प्रकार है आवर्ती गति। इसका उदाहरण है आगे पीछे आवर्ती करने वाला झूला। इसे हम आवर्ती प्रति मिनट या प्रति घंटा आदि में माप सकते हैं। इसके अलावा आवर्ती गति के कुछ और उदाहरण हैं। कपड़े सिलने वाली मशीन और ये स्प्रिंग का खिलौना जो कि आवर्ती करता है। मुझे अच्छे से समझ आ गया। शुक्रिया भैया, शुक्रिया सोनिया। अब मैं कल बिना चिंता के स्कूल जाकर परीक्षा दे सकता हूँ। और अब पढ़ाई की बात खत्म करते हैं और कुछ खेलने चलते हैं।